गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने जो क्रांतिक स्थिरांक थे उनकी गणना की थी, या दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रांतिक स्थिरांकों व वान डेर वाल स्थिरांकों में संबंध। ठीक है, तो हमने क्या रिजल्ट क्या निकाले थे? हमारे पास VC आया था, वो क्या था 3B। फिर VC की वजह से हमें PC मिला, उसका मान क्या था A/27B²। और लास्ट में हमें PC और VC से क्या मिला? TC मिला, वो था 8A/27RB। क्लियर? ये वैल्यूज आई थी TC और VC की। क्लियर? क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। अब हेडिंग डालना, छोटी सी बात, या फिर ऐसे करो, उसको बाद में चर्चा कर लेते हैं, या फिर क्योंकि थोड़ा सा रिलेटिव हो जाएगा। हेडिंग डालना, छोटा सा टॉपिक है, बॉयल ताप। बॉयल ताप क्या है? वह ताप जिस पर बॉयल के नियम का पालन हो। क्या हो? बॉयल के नियम का पालन हो, वह ताप क्या कहलाता है? बॉयल ताप कहलाता है। तो लिख लेना, वह ताप जिस पर बॉयल के नियम का पालन हो, बॉयल ताप कहलाता है। बॉयल ताप है, इसे TB से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है A/RB। क्या होता है? A/RB होता है बॉयल ताप। अब बात करते हैं, यदि मैं कहूं TC/TB। TC क्या होता है? देखो, 8A/27RB मल्टीप्लाई बाय, अब मैं TC/TB करूंगा तो A/RB का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, RB/A। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, क्या कैंसिल होगा? RB से RB और A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी TC इक्वल टू, या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, या मैं TB लिखना चाहूं, TB इक्वल टू 27/8। क्या होता है? 27/8 होता है TB ऑफ TC। क्या होता है? TB इक्वल टू 27/8 ऑफ TC। ये मान आता है, ये संबंध आता है। और जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता था, वो हेडिंग डालना, वो है समानीत अवस्था समीकरण या संगत अवस्थाओं का नियम। हेडिंग डालना पहले, इरेज करो मैडम। इतना सा है बॉयज का, ठीक है। TB इक्वल टू A/RB होता है, ये कहां से है हमें कोई मतलब नहीं है, और TC/TB कर दिया। ठीक है, TC/TB, TC क्या होता है? 8A/27RB मल्टीप्लाई बाय RB/A, यानी TB का उल्टा हो जाएगा, और मुझे क्या चाहिए? TB चाहिए, TC, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, और TB हो जाएगा 27/8 ऑफ TC। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, है ना। हेडिंग डालना, समानीत अवस्था समीकरण, समानीत अवस्था समीकरण या संगत अवस्था का नियम, संगत अवस्थाओं का नियम। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि बॉयल ने वास्तविक गैसों के विचलन को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट इसके सही थे और बहुत सारी इसकी कमियां थी। और कमियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि A और B जो स्थिरांक हैं, वो ताप और दाब से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और ये किस पर निर्भर करते हैं? गैस की प्रकृति पर।
क्या किस पर निर्भर करते हैं? गैस की प्रकृति पर ये निर्भर करते हैं। तो वास्तव में ये स्थिरांक ना होके कुछ पद हुए, तो इन्हें किसी तरीके से 1874 में जो वॉन डर वाल्स ने उसने अपना नियम दिया और उसके लगभग 7-8 साल बाद ही उसने नियम दिया दूसरा। वो क्या था? संगत अवस्थाओं का नियम। जो उसकी कमियां थी उसे दूर करने के लिए वॉन डर वाल्स ने अपनी ही कमियों को दूर करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे क्या कहा जाता है? संगत अवस्थाओं का नियम। क्लियर? अब उसने सिर्फ क्या कहा? एक वर्ड ध्यान रखो, समानीत। इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड का मतलब है कमी हुई। रिड्यूस जिसमें कमी होती है, जिसमें कमी हुई हो। ठीक है? यहां समानीत से मतलब एक तरह का पद है। मैंने जब काइनेटिक्स पढ़ाई थी यानी रासायनिक बलगति की, तो वहां क्या लिया था? समानीत द्रव्यमान एक शब्द यूज किया था। क्या लिया था? समानीत द्रव्यमान। और समानीत द्रव्यमान को म्यू से रिप्रेजेंट किया था और म्यू को क्या लिखा था? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही लिखा था क्या? ये क्या है? दो द्रव्यमानों के स्थान पर एक द्रव्यमान को इस्तेमाल करने का तरीका था। वहां समीकरण में हमारे पास एक द्रव्यमान आता है जब हम Z11 लिखते थे, और यहां कितने द्रव्यमान आते थे Z12 में? दो तरह के अणु होते थे। ठीक है? तो वहां समानीत द्रव्यमान, सिर्फ मुझे कनेक्ट करना है ये शब्द समानीत। यहां भी दाब या दाब व आयतन के स्थान पर, या मैं ऐसा कह सकता हूं क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? समानीत दाब व समानीत आयतन का इस्तेमाल किया जाता है। किन के स्थान पर? दाब व आयतन के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? समानीत दाब, समानीत आयतन। और ये क्या होता है? इसे रिप्रेजेंट समानीत ताप है तो इसे TR से लिखा दे। T यानी टेम्परेचर, R यानी रिड्यूस्ड। अभी लिखा था रिड्यूस्ड यानी हिंदी में समानीत। TR इक्वल टू क्या होता है? T अपॉन TC, यानी तापमान और क्रांतिक तापमान का अनुपात क्या है? समानीत ताप है। इसी तरीके से PR क्या होगा? P अपॉन VC। इसी तरीके से VR ये क्या होगा? V अपॉन VC। और इसे माना जाए ये थीटा के इक्वल है। समानीत ताप को क्या बताएगा? थीटा से रिप्रेजेंट किया, और समानीत दाब को पाई से, और समानीत आयतन को फाई से रिप्रेजेंट किया। तो मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूं? तो T इक्वल टू TC थीटा, जो ताप होगा क्या होगा? ताप, क्रांतिक ताप और रिड्यूस्ड यानी समानीत ताप के गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरीके से P इक्वल टू PC पाई। ठीक है? इसी तरीके से V इक्वल टू VC फाई। इसे फाई से, इसे पाई से, इसे थीटा से रिप्रेजेंट। पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर दोबारा डिस्कशन करूंगा और समीकरण का व्युत्पन्न करूंगा। ठीक है? क्लियर? आगे एक लिखना हेडिंग डाल के, संगत अवस्था का नियम या समानीत अवस्था समीकरण। समानीत अवस्था समीकरण इसमें लिखना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, यानी जो अणुगतिक सिद्धांत था, उसमें हम किसको हटा रहे थे? एक तो आयतन को नगण्य कर रहे थे और आकर्षण बलों को हम नगण्य कर रहे थे। लेकिन वॉन डर वाल्स से भी वो कुछ परेशानियां थी, वो दूर नहीं हुई। ठीक है? तो लिखना वॉन डर वाल्स समीकरण
वान डेर वाल समीकरण के दो स्थिरांक, वान डेर वाल्स समीकरण के दो स्थिरांक a तथा b, वान डेर वाल्स समीकरण के दो स्थिरांक a तथा b हैं, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। a तथा b ऐसे हैं, या स्थिरांक a तथा b हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस समीकरण को समान रूप से सभी गैसों पर लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए वान डेर वाल्स ने एक ऐसी समीकरण बनाई या व्युत्पन्न की, इसलिए वान डेर वाल्स ने एक ऐसी समीकरण बनाई जिसे समान रूप से सभी गैसों के लिए, ऐसी समीकरण बनाई जिसे समान रूप से सभी गैसों के लिए लागू किया जा सके, नेक्स्ट लाइन लिखना, वान डेर वाल्स ने क्रांतिक ताप, दाब व आयतन को समानित ताप, दाब व आयतन के रूप में इस्तेमाल किया या व्यक्त किया, जो निम्न प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है? तो मैं लिखता हूं TC, ठीक है, या TR इक्वल टू क्या, T/TC, ठीक है। और ये क्या है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसा, एक मिनट समानित ताप क्या होता है, TR इक्वल टू क्या होता है, T/TC, और विच इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूं T इक्वल टू TC थीटा, और समानित दाब क्या होता है, PR इक्वल टू P/PC इक्वल टू पाई। तो मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू PC पाई, ठीक है। और इसी प्रकार समानित आयतन क्या होता है, VR इक्वल टू V/VC इक्वल टू 5, ठीक है। तो V हो जाएगा VC5, क्या हो जाएगा, VC5 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर?
वान डर वाल्स समीकरण, सिंस वान डर वाल्स समीकरण क्या होती है, देखो P प्लस एक मोल के लिए A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू आर टी, या आर टी। ठीक है, यहां से इरेज कर रहा हूं। अब इस समीकरण में इन सभी मानों को रखूंगा, इन सभी मानों को रखूंगा, ध्यान से इरेज कर रहा हूं यहां से। अतः सभी मान रख रहा हूं, क्या हो जाएगा P क्या है, P है PC पाई प्लस A तो A ही रहेगा, A अपॉन V स्क्वायर, और V क्या है देखो ध्यान से VC फाई, तो ये हो जाएगा VC स्क्वायर फाई स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद, V माइनस B यानी ये क्या हो जाएगा VC फाई माइनस B इक्वल टू आर टी क्या है TC थीटा, आर TC थीटा। अब सभी क्रांतिक स्थिरांकों के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, देखो पहले मैंने समानीत ताप दाब व आयतन से ताप दाब व आयतन के मान निकाले। ये रहा आयतन, ये रहा दाब और ताप, इनके मान देखे, उन मानों को इस समीकरण में रख दिया। अभी अब हमारे पास समीकरण ये है, लेकिन इस समीकरण में हमारे पास क्या क्या है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन है। अब उन ताप दाब और आयतन के मानों को इस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में रखना है, जो भी मान है इस समीकरण में रखूंगा। ठीक है, यहां से इरेज की ये। अब सभी क्रांतिक स्थिरांक के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, देखो PC क्या है, देखो A अपॉन 27 B स्क्वायर पाई, यही था, प्लस A अपॉन VC स्क्वायर, VC क्या है 3B, तो ये क्या हो जाएगा 9B स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, देखो इक्वल टू क्या VC क्या है 3B 5 माइनस B। ठीक है, और देखो R थीटा TC क्या है 8A अपॉन 27 RB। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि मैं यहां इस टर्म में 3 से, इस टर्म को 3 से गुणा कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ध्यान से देखिए। तो देखो A अपॉन 27, ध्यान से बिल्कुल बहुत आसान है। A अपॉन 27 B स्क्वायर पाई प्लस, या 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3A अपॉन, यहां 3 से मल्टीप्लाई यहां करूंगा, देखो तो कितना है 27 B स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, 27 B स्क्वायर 5 स्क्वायर, और यहां से इसे ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, 3B5 माइनस B, ठीक है, इक्वल टू R थीटा, या R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 8A थीटा अपॉन 27B।
क्लियर? अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां से मुझे क्या कॉमन चाहिए, a अपॉन 27 b स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर। देखो यहां से ये कॉमन है, पूरा ये कॉमन है, देखो कॉमन लिया मैंने, a अपॉन 27 b स्क्वायर, क्या बचा पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर, यही तो बचेगा, इक्वल टू, देखो यहां से b कॉमन लिख सकता हूं, b कॉमन लूंगा, देखो ध्यान से, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 3 5 माइनस 1 b इक्वल टू, देखो ध्यान से, क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, a अपॉन 27 b और 8 थीटा लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए क्या करने जा रहा हूं, देखो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, देखो यहां b स्क्वायर है, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास देखो एक स्टेप और लिख रहा हूं, एक स्टेप और लिख रहा हूं जिससे समझ में आए, तो यहां 27b, तो 5 प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर, 3 5 माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन 27b 8 थीटा। अब देखो ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, मैं पहले भी कर सकता था लेकिन मैंने कहा एक स्टेप और लिखते हैं, तो a अपॉन 27b से a अपॉन 27b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर, 3 5 माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा, ये क्या आएगा, यही है समानीत अवस्था समीकरण, और इसे संगत अवस्थाओं का नियम भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इस समीकरण में क्या a है, यानी जो वांडर वाइज a एंड b थे वो है नहीं है, तो इस समीकरण को सभी गैसों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है। और यहां देखो ताप व दाब व आयतन के स्थान पर समानीत ताप, समानीत दाब और समानीत आयतन का इस्तेमाल हुआ है। देखो समानीत दाब, समानीत आयतन और समानीत ताप, इनका इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस समीकरण को समानीत अवस्था समीकरण, और यदि समानीत ताप व समानीत आयतन या दाब, समानीत ताप व दाब की स्थिति में आदर्श गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए जो विचलन होता है वो भी समान होता है, इसलिए कहा जाता है इसे संगत अवस्था में, दोबारा लिसन केयरफुली, यदि समानीत ताप व समानीत दाब पर विचलन एक जैसा हो, क्या कहा मैंने, समानीत ताप व दाब पर सभी गैसों के लिए विचलन एक जैसा होता है, और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लाइन। सभी गैसों के लिए, यानी समस्त गैसों के लिए समानीत ताप व समानीत दाब पर जो व्यवहार है, आदर्श गैस व्यवहार, क्या बोला, समानीत दाब के मान यदि एक जैसे, दोबारा बोलो, समस्त गैसों के समानीत ताप व समानीत दाब के मान यदि एक जैसे हो, समानीत ताप व समानीत दाब के मान, ताप व दाब मान एक जैसे हो, तो वो आदर्श समीकरण से, आदर्श व्यवहार से भी विचलन जो दर्शाते हैं वो क्या होगा, वो भी समान होगा। इसका मतलब यह है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संगत अवस्था। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट इतना कठिन नहीं, कठिन है ही नहीं। क्या देखो सिंपल सा, मैंने कहा जो T है उसको किससे, TC से डिवाइड करें तो मेरे पास रिजल्ट आता है थीटा, और ये थीटा क्या है, इस थीटा को क्या है, समानीत ताप। यदि इसी प्रकार P को क्रांतिक दाब PC से डिवाइड किया जाए तो मुझे मिलेगा पाई, और इसे कहा जाता है समानीत दाब। इसी तरीके से मैं इसको V को
क्रांतिक आयतन से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा पाई। सिर्फ डिनोशन है, क्या है ये, प्रदर्शन है, कुछ नहीं है। पाई क्या है, फाई क्या है और थीटा कुछ नहीं है, ना तो एंगल है, सिर्फ कहते हैं डिनोट किया गया है, संकेत है बस। तो ये क्या है, इनका इस्तेमाल यदि समीकरण में किया जाए, इनका इस्तेमाल, तो हमारे पास जो समीकरण मिलती है वो ऐसी होती है, उन्हें सभी गैसों के लिए, सभी पदार्थों के लिए लागू किया जा सकता है। तो लास्ट में एक लाइन लिखना इस समीकरण के बारे में, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इक्वल टू 8 थीटा, 8 थीटा। तो एक लाइन लिखना, उपरोक्त समीकरण में a तथा b, उपरोक्त समीकरण में a तथा b जैसे स्थिरांक नहीं है, इसलिए इस समीकरण को सभी गैसों के लिए, लागू किया जा सकता है, इसी लाइन में समानीत ताप, समानीत दाब व समानीत आयतन, के रूप में व्यक्त की गई इस समीकरण को समानीत अवस्था समीकरण कहा जाता है, नेक्स्ट लाइन में सभी गैसों के समानीत ताप, व समानीत दाब के मान, एक जैसे हों तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन भी एक जैसा होता है, इसे संगत अवस्थाओं का नियम, यानी संगत से मतलब एक समान, इसे संगत अवस्थाओं यानी करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इसे संगत अवस्थाओं का नियम भी कहते हैं, क्लियर? अरे बात क्लियर है, ठीक है। तो इससे आगे आणविक वेगों की चर्चा करते हैं। आणविक वेग सिलेबस में भी है और वैसे भी छोटा सा टॉपिक है आणविक वेग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इरेज करूं, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, संगत अवस्था का नियम या समानीत अवस्था समीकरण का व्युत्पन्न लिखिए, या किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप आंसर करेंगे। क्लियर? आणविक वेगों को तीन तरीके से देखा जाता है, यानी जो किसी पात्र में यदि गैसें भरी हुई हैं, यदि इस रूम में है जहां आप मौजूद हैं वहां भी बहुत सारी गैसें हैं, वो अलग अलग वेग से गति करती हैं, और उनकी ऊर्जा
भी अलग अलग होती है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ अलग अलग ऊर्जा होने की वजह से उनकी गति भी अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग गति होती है। तो आणविक वेगों को बताने के 3 तरीके होते हैं। क्या कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। तो 3 तरीके होते हैं। तो हेडिंग डालना आणविक वेग। थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा वेट करना। 3 तरीके कौन कौन से? एक तो है आरएमएस या वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। दूसरा है औसत वेग, औसत वेग। तीसरा है प्रायिकतम वेग। ठीक है, क्या है? तीसरा क्या है? प्रायिकतम वेग है। ठीक है, इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे C बार से और इसे अल्फा से। तो शॉर्ट में वैसे दिखाना चाहूं, इसे VRMS, इसे V एवरेज यानी औसत और इसे VMP इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल। क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और V क्या दिखा रहा? V वेलोसिटी को दिखा रहा। ठीक है, वेग को दिखा रहा। तो V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आणविक वेग लिखते हैं और उसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। आरएमएस क्या है? आरएमएस तो वर्ग माध्य मूल वेग है, यानी बहुत सारे अणु हैं। मान लो कितने अणु हैं? C1 यानी एक अणु है जिसको नाम दे रहा हूं 1, उसका वेग कितना? C1। दूसरा है C2, तीसरा है C3, चौथा है C4, ऐसे क्या है? Cn है। ठीक है, तो कितने अणु है? n। तो मैं क्या करूं? वर्ग, पहले वेगों का वर्ग, ये वर्ग कर दिया, ये वर्ग कर दिया। उसके बाद माध्य यानी औसत लिया जाए, यानी कुल वेग यानी सभी अणुओं का वेग बटे कुल अणु। तो अणु कितने हैं? n। ठीक है, और वर्ग माध्य मूल का मतलब है इसका अंडर रूट ले लो। अब आपने जब मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखी थी तो वहां वर्ग माध्य मूल को क्या कहा था? VRMS। क्या लिया था? जिसे V से रिप्रेजेंट किया था वो क्या था? Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा था। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा है एक चीज लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या n से डिवाइड नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां जो है, यहां तीनों दिशाओं पर एक ही कण के वेग के कितने घटक हैं? तीनों अक्षों पर। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट, तो थोड़ा सा आणविक वेग के बारे में लिखते हैं। पहले थोड़ा सा लिखो। और वर्ग माध्य मूल क्या है? सभी अणुओं के वेग का वर्ग, फिर उनका औसत और फिर उनका मूल यानी अंडर रूट, वर्गमूल लिया जाता है। तो ये क्या है? वर्ग माध्य मूल है। इसे किसकी हेल्प से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से निकाला जाता है। Pv = 1/3 mv²। इससे लिखा जाता है और यहां से मैं v निकाल सकता हूं। ये क्या है? ये आयतन है। ध्यान रहे, ये आयतन है, ये क्या है? वेग है। तो वेग मुझे मिल सकता है यहां से। v² क्या होगा? देखो, या v ऐसे लिखो, छोटा v। v² क्या होगा? 3pv/mn। और mn किसके इक्वल होता है? mn किससे? मोल कॉन्सेप्ट से। ये कैपिटल M के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा v = 3pv/M। लिख सकता हूं। और v/m क्या होता है? m/v डेंसिटी तो होती है। तो इसे 3p/d। और pv = क्या होता है? 1 मोल होगा RT। तो 3RT/m भी लिखा जा सकता है। और 3d या 3pd
3p/d भी लिखा जा सकता है। पहले थोड़ा सा लिखना, फिर ये लिखेंगे और इन बाकी दो के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। देखो कंफ्यूज मत होना, इसको क्या लिखा जा सकता है 3p/t लिखा जा सकता है, और इसी से क्या लिखा जा सकता है 3r/t/m ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तीनों वैल्यूज होंगी, इससे ये और इससे ही ये दूसरा। क्लियर? तो लिखो आणविक वेग, आणविक वेगों के बारे में, आणविक वेग इसमें लिखना गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सदैव गतिमान रहते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सदैव गतिमान रहते हैं। सभी अणु भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं। सभी अणु भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं तथा सभी अणु भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं और या तथा इनका वेग भी अलग अलग होता है। इनका वेग भी अलग अलग होता है। इनका वेग भी अलग अलग होता है। इनके आणविक वेगों को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं। इनके आणविक वेगों को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है, पहले लिखना वर्ग माध्य मूल वेग, इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो लेंथी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।